हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिए, आज एक और क्वेश्चंस की सीरीज लेके आ गए हैं। इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। जितने भी सारे क्वेश्चन आप कराते हैं यहाँ पर, आप सभी लोग जानते हैं सारे क्वेश्चन प्रीवियस यदि होते हैं, ठीक है। उसके साथ में आप जानते हैं कि डिटेल में एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हम चीजों का करते हैं और वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहता है और एग्जाम्स में वो चीजें आ भी जाती हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो, चाहे वो आपका बिहार लैब टेक्नीशियन हो, चाहे वो आरआरबी हो, चाहे वो आपका एमपी ग्रुप 5 हो, एम्स हो, यूपी का एनएचएम हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो डीटीपीएलएस भी क्यों ना हो, ठीक है। सभी लैब टेक्नीशियन एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है और आप सभी लोग इसको देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम है मनीष भाई पटेल, आप सभी का इस क्लास में स्वागत करता हूं। एक खास बात यहां पर आपको देखने को मिलेगी, जो भी यहां पर क्वेश्चन होंगे उनका डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया जाता है। उसके साथ साथ आपको चीजें जो हैं एक बार में ही यहां पर याद हो जाएंगी, इस बात की गारंटी है, ठीक है। आप एक बार क्लास करें, एक बार अपना नोट्स बना ले, उसके बाद आपको दोबारा वो चीज पढ़नी नहीं पड़ेगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर आप मेरे तरीके से जैसे मैं चीजों को करवाता हूं, आप वैसे ही चीजों को फॉलो करते हैं और करते हैं तो ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, डैश कास्ड बाय द स्टोरेज एंड सरप्लस ऑफ एनर्जी। कहने का यह मतलब है इस क्वेश्चन का कि अगर हमारी बॉडी में एनर्जी ज्यादा हो जाए तो उसका जो स्टोरेज हो जाता है और जो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी ज्यादा हो जाती है उसके कारण क्या हो जाता है। चार यहां पर कंडीशन दी गई है। पहली है डायबिटीज, दूसरी है ओबेसिटी, तीसरी है जॉइंडिस, चौथी है माइग्रेन। मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो पहला स्टेप आप लगाते हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड जब आप लगाएंगे यहां पर, देखिए क्या है। आपको माइग्रेन तो समझ में आता होगा, माइग्रेन देसी भाषा में आपने हर जगह इस चीज को सुना है। अगर आपने लैब टेक्नीशियन किया है, कोई भी डिप्लोमा बेसिक आदमी ये जानता है कि अरे उनको सरदर्द की बीमारी रहती है, हमेशा दिक्कत रहती है, उनको माइग्रेन की शिकायत हो गई। आपने सुना है रिलेटेड टू हेडेक, ठीक। ठीक है। ज्वाइंटिस, अरे भाई छोटी क्लास से ये चीज तो पढ़ते हुए चले आ रहे हो। ज्वाइंटिस क्या है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? पीलिया। क्या कहते हैं? पीलिया कहते हैं। ये किसकी बीमारी है? लीवर की, ठीक है। लीवर की। क्या हो जाता है इसमें, क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ बाइल पिगमेंट। आप जानते हैं कि जो पीलिया होता है उसमें क्या दिक्कत हो जाती है? उसमें आप देखते हैं स्क्लेरा हो गई, स्किन होगी येलो कलर की दिखने लगती है, इसमें एक्यूमुलेशन हो जाता है बॉडी में बाइल पिगमेंट का, ठीक है। उसके बाद देखिए पहली कंडीशन यहां पर क्या दी गई है, जो डायबिटीज लिखा हुआ है। डायबिटीज क्या होता है ये भी आप जानते हैं। डायबिटीज कहते हैं उनको, क्या हो गया? शुगर हो गई। क्या हो गया? शुगर हो गई, ठीक। अब ये जो शुगर कह रहे हैं इसमें होता क्या है? इसमें होता क्या है? शुगर कहने का ये मतलब है कि उनके जो है ब्लड में शुगर लेवल यानी ग्लूकोज लेवल क्या है? हाई है, ज्यादा है। ग्लूकोज लेवल क्या है? हाई है, तभी इसको शुगर कहते हैं। अब ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई है तो क्या कारण होता है? देखो यहां पर हम इतना ही नहीं पढ़ेंगे कि सिर्फ एक लाइन पढ़ लिया जॉइंडिस क्या है, कुछ नहीं, आंसर बी लगा दिया, चल दिया। एलिमिनेशन मेथड से आपका आंसर आ चुका है, लेकिन चीजें समझेंगे। ब्लड शुगर लेवल हाई है तो क्या होता है? ब्लड शुगर लेवल हाई है तो आप जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर एक जो है पत्ती नुमा एक संरचना होती है, ग्लैंड होती है, पैनक्रियाज। क्या कहते हैं इसको? पैनक्रियाज बोलते हैं, ठीक है। सुना है आज से पहले इसका नाम? हिंदी में कहो जानते हो भैया? अग्नाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्नाशय कहते हैं। तो ये पैनक्रियाज जो है किसका फॉर्मेशन करती है, किस हार्मोन को रिलीज करती है? इंसुलिन करती है। किसका? इंसुलिन का। और ये इंसुलिन जो है ब्लड में ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है। क्या करता है? ग्लूकोज को रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक। ठीक है। अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाएगी या हमारी बॉडी इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस हो जाएगी, तब क्या हो जाएगा? तब डायबिटीज हो जाएगी, ठीक है। अब बचा हुआ ओबेसिटी। ओबेसिटी होता क्या है? इसको हिंदी में क्या कहते हैं मेरे भाई, जानते हो? मोटापा कहते हैं। क्या कहते हैं? मोटापा। अब बताओ, ये क्वेश्चन था बेसिक सा और ये मेरे भाई क्वेश्चन पूछा गया है, उठा के देख लेना, ईएसआई लैब असिस्टेंट में। ईएसआईसी जो होता है पेपर लैब असिस्टेंट का, उसी का ये पूछा हुआ पेपर है, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो मेरे भाई यहां पर जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा सब प्रीवियस ईयर होंगे और ऐसे ही डिटेल में चीजों को समझते हुए चलेंगे। डायबिटीज आ गया, उसमें समझ लिया। अभी डायबिटीज दो प्रकार की होती है, ठीक है। अब उस और भी डिटेल में नहीं जाएंगे, फिर क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इतना इंपॉर्टेंट है जो हमने बता दिया। ओबेसिटी क्या है? मोटापा होता है, ठीक।
मोटापा। अगर आपने ज्यादा खाना खा लिया, ज्यादा खाना आप खाते हैं, रेगुलरली खाते हैं, एक दिन में नहीं, रेगुलरली आप खा रहे हैं, आपकी बॉडी में जो है स्टोर होता जा रहा है, ठीक है, स्टोरेज होते होते क्या हो जाएगा, वो फैट जो है एक्युमुलेट हो जाएगा, आप मोटे हो जाएंगे। इसी को कहते हैं मोटापा, और यही यहां पर पूछा गया था। इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे भाई आप कैसे आप डिसाइड करेंगे कि सामने वाला व्यक्ति मोटापे का शिकार हो गया है, ओबेसिटी हो गई है। एक तो आप ये समझ जाएंगे कि उसके अंदर बहुत ज्यादा फैट हो जाएगी, ठीक है, टू मच फैट, ठीक, बॉडी में उसके क्या हो, बहुत ज्यादा फैट हो जाए, तब उसको आप ये कह सकते हैं कि भैया आप मोटे हो गए हैं, मोटापा के शिकार हैं। ठीक, ये हो गया। अब आपने ये देखा होगा जो भी डाइटिशियन होते हैं, डाइट चार्ट बनाते हैं, या फिर डॉक्टर्स होते हैं, वो रिकमेंड क्या करते हैं, वो आपको कहते हैं कि देखते हैं आपकी हाइट कितनी है, क्या है, हाइट कितनी है, उसके अकॉर्डिंग कहते हैं आपका वेट कम है या ज्यादा है, कि किसी को कहते हैं आप अंडर वेट हैं, आप ओवर वेट हैं, तो उसकी हाइट के अकॉर्डिंग देखते हैं। और ये सब चीजें जो होती हैं, बीएमआई, एक क्या है, बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, इसको क्या, इसका फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। ठीक, बॉडी मास इंडेक्स जो होता है, ये जो है आपकी हाइट के अकॉर्डिंग, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग कितना वेट होना चाहिए, ये आप वहां पर चार्ट रहता है, उससे वो लोग आपको बताते हैं कि हाँ आप अंडर वेट हैं, आप ओवर वेट हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन में आपको चीजें ऐसी मिलेंगी, इस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, इस तरीके से आपको समझाया जाएगा, ऐसे ही आप यहां पर चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो जो है भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके चलिए। आगे देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है, एपिफाइसिस सेरिब्राई सिक्रीट, एपिफाइसिस जो सेरिब्राई है क्या सिक्रीट करता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, एक तो मिलेनिन, दूसरा है मायोग्लोबिन, तीसरा है फाइब्रिनोजन, चौथा है आपके सामने मिलेटोनिन। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, आया हुआ क्वेश्चन है, अगर ये रिपीट कर जाए क्वेश्चन, तो आप लोग इसको नहीं कर पाएंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस चीज को नहीं कर पाएगा, तुक्का मार दे लग जाए वो अलग बात है। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए ये एपिफाइसिस सेरिब्राई है क्या, एपिफाइसिस सेरिब्राई है क्या। ये देखो मेरे भाई, एक नाम है किसका, ग्लैंड का, पीनियल ग्लैंड का, किसका, पीनियल ग्लैंड का। पहले तो आपको यही पता होता कि एपिफाइसिस सेरिब्राई किसका नाम है, पीनियल ग्लैंड को एपिफाइसिस सेरिब्राई भी कहते हैं। जब आपको ये पता चल गया, तब आपको ये पता चलता कि भैया पीनियल ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है, कौन सा हार्मोन रिलीज करती है। अगर आपको ये बात पता होती तो आप इस आंसर को कर पाते। तो हम आपको बताएं, पीनियल ग्लैंड जो है ये मिलेटोनिन सिक्रीट करती है। ठीक, कौन से हार्मोन को, मिलेटोनिन को सिक्रीट करती है। इसका डी ऑप्शन राइट होगा। अभी सुनिएगा, क्वेश्चन आपको एग्जाम में यही आया हुआ था इस आईसी में कि पीनियल ग्लैंड सिक्रीट, सिर्फ यही पूछा गया था। ठीक है, अब आपको याद हो गया होगा कि जो पीनियल ग्लैंड को एपिफाइसिस सेरिब्राई भी कहते हैं, ये पीनियल ग्लैंड सिचुएटेड कहां होती है ये पता है। ये जो पीनियल ग्लैंड है ये मेरे भाई कहां है, ये होती है ब्रेन में। ठीक, कहां सिचुएटेड होती है, ब्रेन में होती है, क्योंकि पूछा जाता है कि थायराइड कहां लोकेटेड होती है, ऐसे पूछा जाता है। तो ये कहां होती है पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड हमारी ब्रेन में होती है। अब आइए, ये जो है सबसे छोटी टीनी इंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक, टीनी इंडोक्राइन ग्लैंड, ये भी आ सकता है कि टीनी इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है। ठीक, तो कौन सी होती है, टीनी इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, पीनियल ग्लैंड होती है। ठीक है, अब ये मिलेटोनिन जो है, ये पीनियल ग्लैंड जो है, ये क्या रेगुलेट करती है। ठीक है, क्या रेगुलेट करती है। अब रेगुलेशन की बात करें तो हम लोग जो स्लीप साइकिल होती है हमारी, ठीक, 24 घंटे की जो हमारी साइकिल है, उसको रेगुलेट कौन करता है, यही पीनियल ग्लैंड रेगुलेट करती है। कितनी देर हम सो रहे हैं, कितनी देर हम जग रहे हैं, ये सारा कुछ रेगुलेशन किससे होता है, पीनियल ग्लैंड से होता है। और ये हम आपको बता दें, ये 7 से 8 साल के बाद में मेल्स में क्या होता है, ये डिजनरेट होने लगती है। ठीक है, ये तो यहां पर लिख देते हैं, रेगुलेट 24 आवर्स साइकिल। अभी आप लिखने पर मत ध्यान दीजिएगा, ये बाद में कीजिएगा। अभी आप केवल और केवल मेरे साथ क्वेश्चन करते हुए चलिए, चीजों को सुनते हुए चलिए। जब देखो आप अच्छे श्रोता होंगे, मतलब आपकी सुनने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होगी। आप जब देख रहे हैं ये सब हम चीजें बोर्ड पर लिख रहे हैं, ये आप केवल और केवल बहुत अच्छे तरीके से, एकाग्र तरीके से अगर आप इसको सुन रहे हैं, तो एक बार में आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाएगी। उसके बाद अगर आप जो है फिर आप दोबारा इसको जो है आप बैठिएगा, थोड़ी स्पीड बढ़ा लीजिएगा। वैसे रिकमेंड नहीं करता हूं मैं, उसी को रिकमेंड करता हूं ये स्पीड बढ़ाने वाला काम, जो बहुत अच्छे से सुनता हो वही स्पीड बढ़ाए। उसके बाद में आप कॉपी लेके बैठ जाइएगा, इसको एक बार लिख लीजिएगा कि हाँ भाई, एपिफाइसिस पीनियल ग्लैंड सिक्रीट करती है हार्मोन मिलेटोनिन। उसके बाद में कहां होती है, ब्रेन में होती है, टीनो इंडोक्राइन ग्लैंड है, रेगुलेट करती है 24 आवर साइकिल। इतना आपने लिख लिया, तीसरा क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। इतनी ही बात हमने बताई है और इतनी आपने लिख ली। नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज करें तो यही आप रिवाइज करें। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। ठीक है, आगे चलिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, सब्लिमेशन इज द प्रोसेस वेयर।
ठीक है। अब ये सब्लिमेशन इज द प्रोसेस वेयर, क्या होता है जो सब्लिमेशन प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, सॉलिड चेंज हो जाता है लिक्विड में, सॉलिड चेंज हो जाता है वेपर में, जो लिक्विड है वो चेंज हो जाता है वेपर में, या वेपर चेंज हो जाता है लिक्विड में। अब मेरे भाई आओ यहां पर सुनो इस क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन हो आप भूलेंगे नहीं। देखो सब्लिमेशन क्या होता है, हिंदी में लिखा हुआ ऊर्ध्वपातन, क्या लिखा हुआ, ऊर्ध्वपातन। 7-8 तक ये एनसीईआरटी की किताब में, चाहे आप प्राइमरी स्कूल में पढ़े हो, वहां भी जब पहले एनसीईआरटी नहीं यूपी बोर्ड की बुक्स चलती थी उसमें भी आपको ये मिलता था ऊर्ध्वपातन। और एक बेसिक सा एग्जांपल जो आपने अभी तक पढ़ा होगा कि जो है कपूर जो है ऊर्ध्वपातन का एग्जांपल है, ये सुनते आए हैं। आगे सुनो, ये देखो अभी, देखो क्या है, आपने फ्रिज है उसमें आपने जो है पानी रख दिया, बर्फ जमा ली, तो आपके पास क्या है, आइस है, ठीक, सॉलिड, ठीक, सॉलिड है आइस। सॉलिड के बाद क्या है, आइस जो है पिघलेगी, ठीक है, पिघलेगी, लिक्विड बन जाएगी, वाटर, ठीक, लिक्विड में आ जाएगी, लिक्विड स्टेट में। अब लिक्विड स्टेट में आने के बाद में क्या हो गया, पानी बन गया। अब पानी को आपने गर्म किया, पानी को जब आपने गर्म किया देखा कि भाप निकल रही, वेपर के फॉर्म में पानी क्या है, उड़ रहा है, ठीक, तो ये हो गया वेपर, ठीक। 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और वेपर। अब पहले आपके पास बर्फ थी, वो ठंडी हुई, पानी बदल गई, लिक्विड में आ गई, उसके बाद जब आप गर्म कर रहे हैं तो वेपर फॉर्म में क्या हो रही है, पानी उड़ रहा है। तो ये तीनों स्टेज एक के बाद आ रही हैं। अब सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन प्रोसेस ये होता है कि डायरेक्ट सॉलिड से कोई भी चीज डायरेक्ट किसमें, वेपर फॉर्म में चली जाए, ठीक, डायरेक्ट। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं सब्लिमेशन, इसी को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, इसी को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। अभी मैंने बताया इसका एग्जांपल है कैम्फर, कपूर, ठीक, ये तो आप जानते हैं, पूजा पाठ में जलाते हैं, डायरेक्ट जो है सॉलिड रहता है, उड़ जाता है सारा कुछ, ठीक, ये तो एक एग्जांपल हो गया। दूसरा अभी आपको ट्रेंडिंग एग्जांपल बताते हैं, अभी इसके बाद नहीं भूलोगे आप, तो इसका ऑप्शन पहले देख लो क्या है, सॉलिड चेंज इनटू वेपर, ठीक, डायरेक्ट, इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नाम सुना है, नाम क्या सुना है पहले सुनो, आजकल शादियां हो रही, ठीक है, 2024 में तो रिकॉर्ड टूट गया, आपकी नहीं हुई कोई बात नहीं, नौकरी हो जाएगी, फिर हो जाएगी। आपने देखा होगा कि जब दुल्हन आ रही है, ठीक है, जयमाला के लिए, तो वहां देखा होगा भैया, जैसे पहले आता था कि स्वर्ग में अप्सराएं हैं उस तरीके से, और स्वर्ग में क्या है, धुआं धुआं है, नीचे बादल है, उस तरीके से वो माहौल देने के लिए नीचे क्या है, कुछ लगाया जाता है, डाला जाता है, और वो पूरा धुआं धुआं हो जाता है। वो होता क्या है, कभी आपने देखा है गौर से, या कभी पूछने की कोशिश की है कि ये क्या हो रहा है? अगर आपके अंदर ये क्यूरियोसिटी होती तो आप ये जान जाते। क्या होता है, वो जो वहां रखे रहते हैं, ठीक, आपने देखा होगा, मटकी टाइप की होती है, उसमें कुछ डालते जाते हैं और उसके बाद में धीरे धीरे क्या है, धुआं बनता रहता है। तो सिर्फ और सिर्फ वो कुछ नहीं होता है, वो क्या होती है, ड्राई आइस उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। जैसे ही वो सॉलिड फॉर्मेट में होती है और उसको जैसे ही बाहर निकालते हैं, वो जो मटके रखे रहते हैं उसी के अंदर डालते हैं, वो धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे डायरेक्ट जो है सॉलिड स्टेट से किस में पहुंच जाती है, वेपर फॉर्म में पहुंच जाती है, और वो धुआं धुआं बन जाता है, ठीक है। तो ये थे इसके एग्जांपल। सब्लिमेशन होता है सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में बदल जाना, इसको सब्लिमेशन कहते हैं। इसका बी ऑप्शन क्या है, राइट हो जाएगा। अब देखो ये चौथा क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन आपके सामने है, विच इज द मास्टर इंडोक्राइन ग्लैंड। मास्टर इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, ये आप देखेंगे कि क्वेश्चन जो है अभी जो रिसेंटली आपके पेपर हुआ आरआरबी का, आरआरबी पैरामेडिकल में लैब असिस्टेंट और लैब सुपरिंटेंडेंट के पेपर में आप देखेंगे कि ग्लैंड से क्वेश्चन आए हुए हैं। एक तो पूछा गया पिट्यूटरी ग्लैंड से इनमें से कौन सा हार्मोन निकलता है, एक और क्वेश्चन आया हुआ है। अभी हम लोग आरआरबी का जो है कंप्लीट लैब असिस्टेंट और लैब सुपरिंटेंडेंट का आंसर की आ चुकी है, तो उसका डिटेल एनालिसिस हम लोग कल वाली क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। अभी आज इसको देखिएगा कि मास्टर इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, ठीक। इससे पहले भी हमने जब ग्लैंड पढ़ाई हुई है, जो क्वेश्चंस आ गए हैं वहां पर हमने ये चीज बात बताई हुई है आपको, ठीक है। फिर भी देखते हैं इसको। 4 ऑप्शन आपके सामने है, पहला है थायराइड, दूसरा है पिट्यूटरी, तीसरा है पैनक्रियाज, चौथा है एड्रिनल। तो पहले तो ये बताओ कि थायराइड, जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या है, ये जानते हैं कि थायराइड क्या है। थायराइड जो ग्लैंड होती है वो लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड होती है, पता था आपको कि नहीं? लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, थायराइड है। T3 T4 किससे निकलता है, इसी से ही तो निकलता है, ठीक है। आगे देखिए, पैनक्रियाज लिखा हुआ है, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज अभी पीछे बता चुके हैं क्या है, अग्नाशय। पहले क्वेश्चन में आप देखोगे, इसीलिए मैं बताता हूं, ठीक। अब अगर ये आपने क्वेश्चन पढ़ा होता, ठीक, ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, उसमें हमने ये आपको बता दिया जो यहां पर
ये ब्लड शुगर से ये बताया कि जो हमारी पैनक्रियाज होती है अग्नाशय, उससे कौन सा हार्मोन इंसुलिन निकलता है और ग्लूकोज को रेगुलेट करता है। ये बात अगर आपने यहां पर इस दिमाग में छपा ली होती तो जब ये क्वेश्चन आता तो एक चीज तो यहां से आपको कंफर्म हो जाती कि पैनक्रियाज से इंसुलिन निकलता है हार्मोन। ठीक, अगर क्वेश्चन पूछ देता कभी तो ऐसे धीरे धीरे करके आपके पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती चली जाएगी। मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर जैसे मान लीजिए आपके पास समय नहीं है, आप तैयारी नहीं कर पा रहे हैं कि कंप्लीट नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन आज के समय में आप देखेंगे सारा कुछ ऑनलाइन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, कितने समय भी पढ़ सकते हैं। लेकिन एक अप्रोच होती है, अप्रोच ये होती है आप सिर्फ और सिर्फ, मैं कहता हूं अगर आपके जैसे 70 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाएं। और ऐसा नहीं है मेरे भाई, ये बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि अगर आप आरआरबी का पेपर दे रहे हो, आरआरबी लैब टेक्नीशियन की मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं, आप सोचे जो आरआरबी के पेपर होंगे हम वही करेंगे, लेकिन नहीं, आरआरबी के पेपर नहीं, लैब टेक्नीशियन के, लैब असिस्टेंट के जितने भी पेपर आए हो किसी भी एग्जाम के, चाहे वो आपका आरआरबी हो, बीटीएससी हो, चाहे एमपी ग्रुप 5 हो, यूपीएनएचएम हो, एमसीआरई हो, एनवीएस हो, चाहे जो हो, ठीक है, डीटीपीएस भी हो, जितने भी आपके लैब टेक्नीशियन के पेपर पूछे गए हैं, अगर आप वो सारे कर लेते हैं मेरे भाई, 70 में से मेरा वादा है आपसे कि आप 60 क्वेश्चन निकाल लेंगे, गारंटी से मैं कह रहा हूं। अगर आप इस तरीके से चीजों को पढ़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस तरीके से अप्रोच के साथ में पढ़ते हैं, आप निकाल लेंगे। अभी आप देखोगे जो डीटीपीएसबी में क्वेश्चन आया हुआ है, सेम क्वेश्चन डीटीपीएसबी में जो क्वेश्चन आया हुआ है, सेम क्वेश्चन आपका आरआरबी में मिलेगा। अभी हम डीटीपीएसबी का एनालिसिस भी करवाएंगे और आपको आरआरबी का भी करवाएंगे, दोनों पेपर, चाहे वो सुपरिटेंडेंट हो चाहे वो असिस्टेंट के। इसीलिए मैं इस बात पे आपको फोर्स देता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप हर क्वेश्चन की इस तरीके से करें। ठीक, पैनक्रियाज मैंने बताया कि पैनक्रियाज से क्या निकलता है, पैनक्रियाज से जो है इंसुलिन निकलता है, और पैनक्रियाज और भी चीजें हैं। पैनक्रियाज जो ग्लैंड है इसको जो है मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। मिक्स ग्लैंड क्यों बोलते हैं, अभी सुनिए। मिक्स ग्लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दोनों टाइप की है। दोनों टाइप का मतलब ये है कि ये इंडोक्राइन भी है और ये एक्सोक्राइन भी है। ठीक, अब ये जब हम लोग ग्लैंड वाले में पढ़ेंगे, ग्लैंड, तब हम लोग वहां पर इस चीज को डिटेल में पढ़ेंगे कि इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, ये सारा कुछ क्या होता है। तो ये दोनों तरीके का काम करती है, एक तो इंडोक्राइन तरीके से भी और एक्सोक्राइन, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। ठीक, या कंपोजिट ग्लैंड इसी को कहते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ एड्रिनल ग्लैंड, क्या लिखा हुआ है, एड्रिनल ग्लैंड। ये आप जानते हैं एड्रिनल ग्लैंड कहां होती है, हमने आपको बताया एड्रिनल ग्लैंड किडनी ये थी हमारी, 100 बार आपको बता चुके हैं ये चीज, किडनी थी हमारी, किडनी के ऊपर आपने देखा था ये ऐसी संरचना लगी हुई थी, इसी को क्या कह रहे थे मेरे भाई, इसी को क्या कह रहे थे, एड्रिनल ग्लैंड बोल रहे थे। इन एड्रिनल ग्लैंड को, इन एड्रिनल ग्लैंड को इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एड्रिनल या फिर इमरजेंसी ग्लैंड कह दिया जाए, इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक, अब आप एक चीज पूछिएगा, जैसे ये लिख दिया इमरजेंसी ग्लैंड, तो कुछ इसका इंपॉर्टेंस होगा, इसीलिए इसका तो नाम दिया गया कि इसको इमरजेंसी ग्लैंड क्यों कह रहे हैं। दिमाग लगाइए, इमरजेंसी ग्लैंड क्यों कह रहे हैं। जैसे कभी आप डर जाते हैं, ठीक, जैसे आपने तुरंत सांप देख लिया, आपको डर लगता है, या आपके सामने एकदम से शेर आ गया, तो जैसे ही आपके सामने शेर आ जाएगी आपके प्यूपिल क्या हो जाएंगी, डायलेट कर जाएंगे, बड़े बड़े हो जाएंगे, पसीना आ जाएगा। ठीक है, ठीक, तो ये जो प्रक्रिया सारी कुछ होनी शुरू हो जाएगी आपकी बॉडी में, ये कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये एड्रिनल ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इमरजेंसी ग्लैंड बोलते हैं। क्यों, अच्छा ये सब चीजें बढ़ेंगी क्यों, इसलिए बढ़ेंगी कि तुरंत आप देखेंगे कहां से हमको भागना है। ठीक है, समझ रहे हो, तो ये सब कुछ सारा कुछ कंट्रोल एड्रिनल ग्लैंड की वजह से होता है, इसीलिए जो है इसको इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं। ये बात हो गई। अब बचती कौन सी है, अब आपके पास बचता है बी ऑप्शन, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मास्टर इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, पिट्यूटरी होती है। और हमने आपको मेरे भाई बताया हुआ है पिट्यूटरी ग्लैंड से कितने सारे हार्मोन निकलते थे, हमने आपको ट्रिक भी याद करवाई हुई है। आपका एक दोस्त पीयूष था जो गोवा में फ्लैट ले लेता है, ये सारे एग्जाम किससे, ये सारे हार्मोन किससे निकलते थे, ये सारे हार्मोन आपके पिट्यूटरी से निकलते थे, इसीलिए इसको मास्टर इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। अब ठीक है, ये बात हो गई। एक और चीज हमने बताई थी, पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है, एक तो इंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में बटी होती है। ठीक, सारे हार्मोन इंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं, किन्हीं दो हार्मोन को छोड़कर, उनका नाम आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन आया हुआ है और हमने 2 बार इस चीज को करवाया हुआ है। अगर आप रेगुलर क्लासेस करते हैं तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद एक और चीज आती है, एक नाम आपने सुना, जैसे ये तो मास्टर इंडोक्राइन पूछ दिया गया, अगली बार पूछ दे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर कौन है, किसको कहते हैं, ये नाम किसको दिया गया है, ये आपको पता है। ये नाम मेरे भाई दिया गया है, अभी जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे, ये मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं, ये मेरे भाई बोला जाता है
हाइपोथैलेमस को, किसको? हाइपोथैलेमस को बोलते हैं। और ये हाइपोथैलेमस को क्यों मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड बोलते हैं? इसका रीजन ये है कि ये हाइपोथैलेमस से ही निकलती है, ठीक, हाइपोथैलेमस से ही नीचे से ये निकलती है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। आगे चलिएगा, क्वेश्चन है हाइपरकैलेमिया इंडिकेट एक्सेस लेवल ऑफ। हाइपरकैलेमिया जो है इंडिकेट करता है एक्सेस लेवल किसका? सोडियम का, पोटेशियम का, कैल्शियम का या रेटिनॉल का? आओ समझो। देखो इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, अभी सुनिए। सोडियम है आपके सामने, सोडियम का जो है किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? Na से, ठीक। पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ी है, उसमें देखिएगा, ठीक। पोटेशियम में आप पोटेशियम को किससे डिनोट करते हैं? K से, किससे? K से। कैल्शियम को Ca से, किससे? Ca से। अब देखो क्या लिखा हुआ? हाइपर कैलीमिया, ठीक, ये क्या बना हुआ? K, हाइपर कैलीमिया K बना हुआ है। तो यानी ये जो है, अगर पोटेशियम का लेवल जो है बॉडी में हाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हाइपर कैलीमिया। क्या कहेंगे? हाइपर कैलीमिया, ठीक है। अगर हाइपर कैलीमिया पूछा गया है अब की बार, तो हो सकता है अब की बार सोडियम पूछ दे अगर बढ़ जाए, तो उसको क्या कहेंगे? सिंबल देखिए क्या बना हुआ है? सोडियम Na लिखा हुआ है, तो इसको मेरे भाई बोलते हैं हाइपर नेट्रीमिया। मान लीजिए सोडियम का जो लेवल है वो बढ़ जाए बॉडी में, तो इसको बोलते हैं हाइपर नेट्रीमिया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? हाइपर नेट्रीमिया बोलते हैं। अगर मेरे भाई कैल्शियम का लेवल बढ़ जाए बॉडी में, तो हाइपर कैल्सीमिया। क्या कहेंगे? हाइपर कैल्सीमिया। बोलो मेरे भाई, अब तो नहीं भूलोगे आप, बस इतना याद रखिएगा कि सिंबल क्या होते हैं, डिनोट किससे करते हैं, बस उसी से आपका निकल जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट है, क्वेश्चन हो चुका है। अब देखिए, कैन ए चाइल्ड ऑफ 5 ईयर बी गिवन द सेम मेडिसिन एज दैट ऑफ एन एडल्ट? कह रहे हैं ये क्वेश्चन में कि कोई 5 साल का छोटा बच्चा है और एक एडल्ट है, मान लीजिए 20 साल का, 18 साल का है, ठीक है। जो दवा 18 साल वाले को दी जा रही है, वही दवा 5 साल वाले को दे देंगे क्या? मान लीजिए क्वेश्चन आपको नहीं आता है, ऑप्शन आपने देखे यस, नो, डिजीज पे डिपेंड करता है, जेंडर पे डिपेंड करता है कि मेल है कि फीमेल है। आपने ये देखा, इसके बाद आपको नहीं समझ में आ रहा है। आप सुनिए, आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, कोई जाता है, आपने देखा है, जैसे ही डॉक्टर के पास पहुंचा तो सबसे पहले क्या है? उसका पर्चा बनता है, नाम पूछा तुरंत, उसके बाद उससे एज पूछी। क्या पूछी? नाम पूछा, उसके बाद एज पूछ ली, ठीक है, वो लिख दी। बीपी वीपी लिख देते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा तुरंत कहेंगे वेट कराइए जरा, खड़े हो जाइए, कितना है, और वेट लिख दिया। ये आपने देखा कि नहीं देखा? बिल्कुल, ठीक। ये दो चीजें मैंडेटरी हैं कि वहां पर एज और वेट लिख देते हैं, ठीक है। ये क्यों लिखवाते हैं? ये इसी वजह से लिखवाते हैं, जो दवा दे रहे हैं वो एज पर और उसके वेट पर, उसके एज के अकॉर्डिंग और वेट के अकॉर्डिंग देते हैं, ठीक है, कि उसकी एज कितनी है और उसकी वेट कितना है। मान लीजिए 18 साल, 15 साल, 16 साल का बच्चा है, 18 साल का है, और क्या कह रहे हैं कि जो है, ऐसे मान लीजिए एंटीबायोटिक देनी है, 500 mg की दे दी 18 साल के बच्चे को। अगर वही जो है 13 साल का बच्चा है, 14 साल का बच्चा है, 12 साल का बच्चा है, उसका वेट बहुत कम है, तो उसको 500 mg की दवा नहीं दे सकते हैं। वेट के अकॉर्डिंग, उसकी जो है एज के अकॉर्डिंग देते हैं। तो यहां पर कह रहे हैं कैन दे सकते हैं, तो मेरे भाई कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकते, नो, ठीक है। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, द हार्मोन दैट रेगुलेट द मिनरल लेवल इन द बॉडी। आप, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहां पर 4 हार्मोन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा हार्मोन जो है मिनरल लेवल को रेगुलेट करता है। तो देखिएगा, पहला ऑप्शन है आपके सामने टेस्टोस्टेरॉन, दूसरा है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और एल्डोस्टेरॉन। तो आइए समझते हैं कि सबसे पहले एक एक हार्मोन को देखते हैं। ये टेस्टोस्टेरॉन, ये हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है प्यूबर्टी इन मेल। किसके लिए? प्यूबर्टी इन मेल में रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। लड़कों में दाढ़ी मूछ जवान हो गया लड़का, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। आगे 2 हार्मोन आपको दिख रहे होंगे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये क्या है? ये कहां से निकलते हैं? ये ओवरी से रिलीज होते हैं। कहां से? ओवरी से रिलीज होते हैं, ठीक है। एस्ट्रोजन क्या करता है? एस्ट्रोजन भाई मेरे, ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्यूबर्टी इन फीमेल। किसके लिए? प्यूबर्टी इन फीमेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। उसके बाद में एक और हार्मोन लिखा है, ये प्रोजेस्टेरॉन। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये रिस्पॉन्सिबल है, ये सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को। किसको? प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, ठीक है। अब लास्ट में ऑप्शन आपके सामने बचता है एल्डोस्टेरॉन, ठीक।
एलिमिनेशन मेथड से ही अगर आप इस क्वेश्चन को करते तो 3 अगर ऑप्शन ये आपको पता थे तो चौथा आप अपने आप लगा देते कि हाँ मेरे भाई डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। लेकिन आपने मेरी क्लास कर रखी थी, इसको हमने पिछली ही क्लास में बताया था कि जो एल्डोस्टेरोन है वो हार्मोन कहां से निकलता है। पहली तो बात ये है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता था एड्रिनल ग्लैंड से। कहां से? एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता था। ये एड्रिनल ग्लैंड होती कहां है? ये भी मैंने आपको बताया था कि जो अपनी किडनी होती है, ठीक, ये जो हमारी किडनी होती है उसके ऊपर ये जो संरचना दिखती है, ठीक, ये होती है एड्रिनल ग्लैंड। अब एड्रिनल ग्लैंड में भी हमने आपको ये चीज बताई थी कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, क्या होता है? एड्रिनल ग्लैंड में भी जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, अगर ऑप्शन में एड्रिनल कॉर्टेक्स या मेडुला दे दिया गया होगा तो मैंने बताया था एड्रिनल कॉर्टेक्स से कौन से हार्मोन निकलते हैं, एड्रिनल मेडुला से कौन से हार्मोन निकलते हैं। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से क्या निकलता है? ये भैया एल्डोस्टेरोन निकलता है। अब ये जो एल्डोस्टेरोन है ये करता क्या था? ये एल्डोस्टेरोन जो है ये रेगुलेट करता है मिनरल लेवल को। इस हार्मोन को एक और नाम से भी जानते हैं, इस हार्मोन को एक और नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग कहते हैं साल्ट रिटेनिंग हार्मोन। एल्डोस्टेरोन की जगह पर अगर आ जाता अनदर नेम तो इसको एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम होता है? साल्ट रिटेनिंग हार्मोन। ठीक है, साल्ट रिटेनिंग हार्मोन भी कहते हैं। ठीक, ये हो गया साल्ट रिटेनिंग हार्मोन। उसके अलावा ये मिनरल लेवल को तो करता ही है, अगर कहीं पर ये चीज आ जाती कि ये हेल्प करता है वाटर और सोडियम के एब्जॉर्प्शन में, ठीक है, किसमें हेल्प करता है? वाटर एंड सोडियम के एब्जॉर्प्शन में। ठीक, ठीक है, क्या है? वाटर एंड सोडियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। यहां से इतनी सारी चीजें आपको पता चल गई। एल्डोस्टेरोन की जगह पर साल्ट रिटेनिंग हार्मोन भी कह सकता है। रिलीज कहां से होता है? एड्रिनल ग्लैंड से होता है। एड्रिनल ग्लैंड में भी आ जाए तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से होता है। उसके अलावा हमने आपको बता दिया कि जो सोडियम होता है और जो वाटर होता है उसके एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। उसके अलावा अगर कहीं पर यह भी दिया हो कि मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट, इसके अलावा अगर यह भी दिया हो तो यह क्या करता है? मेंटेन करता है इलेक्ट्रोलाइट को। ठीक है, ये भी अगर आ जाए तो आप इसको लिख सकते हैं, मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, यहां से इतने सारे आपके क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, आगे चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है गैस्ट्रिक डिजीज आर दोज विच आर रिलेटेड टू। जो गैस्ट्रिक डिजीज है वो किससे रिलेटेड है? ए ऑप्शन है स्टमक से, इंटेस्टाइन से, लंग से या लीवर से। ठीक, अभी देखो ये जो गैस्ट्रिक डिजीज आपके सामने लिखा है इस पर आप गौर कीजिए तो आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि आपने गैस्ट्रिक जूस तो आपको याद होगा। क्या याद है? गैस्ट्रिक जूस याद है कि नहीं याद है? याद है, बिल्कुल, पीछे वाली क्लासेस में हम करा चुके हैं, बता चुके हैं। गैस्ट्रिक जूस का आपने सुना है कि ये गैस्ट्रिक जूस जो है कहां से निकलता है? आपको पता है कहां से निकलता है? ये सिक्रीट होता है आपके स्टमक से। ठीक है, सुना है कि नहीं? स्टमक हिंदी में कहते हैं आमाशय। ठीक है, आपके आमाशय से निकलता है, सिक्रीट होता है गैस्ट्रिक जूस। ठीक, इस नाम से ही आप समझ जाओ कि गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक डिजीज, और ये गैस्ट्रिक जूस कहां निकलता है? स्टमक से निकलता है, मतलब इसी में कोई दिक्कत है, यानी स्टमक से रिलेटेड ही है। तो गैस्ट्रिक मेरे भाई स्टमक को ही बोलते हैं, यानी अगर पेट में कोई दिक्कत है, स्टमक में कोई दिक्कत है तो उसी को क्या बोलेंगे? गैस्ट्रिक डिजीज कह दे रहे हैं। हमने ये बताया जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो कहां से निकलता है? स्टमक से निकलता है। ये गैस्ट्रिक जूस रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? ये भी तो सुनते जाओ, ऐसे चले जाओगे क्या? ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है ये किसके किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? डाइजेशन में। आप देखेंगे कि ये प्रोटीन का डाइजेशन करवाता है। पेट में किसका डाइजेशन होता है? स्टमक में। और फैट का हल्का फुल्का। ठीक है, प्रोटीन में आप देखेंगे कि पेप्सिन, ठीक, और रेनिन। अब फैट में देखेंगे तो गैस्ट्रिक लाइपेज कौन होता है? फैट के डाइजेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? गैस्ट्रिक लाइपेज। ठीक, तो ये चीज हो गई गैस्ट्रिक जूस की। अभी अभी रुक जाइए, अभी मत जाइए, अभी मन नहीं भरा है। आगे देखिए, गैस्ट्रिक डिजीज थी, इस बार पूछा गया, हो सकता है अगली बार पूछ दे गैस्ट्रो इंटराइटिस। गैस्ट्रो इंटराइटिस ये क्या होता है? गैस्ट्रो इंटराइटिस क्या होता है पता है आपको? गैस्ट्रो तो मैंने बता दिया किससे रिलेटेड है, ये मेरे भाई किससे रिलेटेड है? ये पेट से रिलेटेड है, स्टमक से। किससे? स्टमक से। इंटराइटिस कुछ समझ में आ रहा होगा किससे? इंटेस्टाइन हो गया।
और आइटिस का मतलब 10 बार बता चुका हूं आपको मेरे भाई, आइटिस जहां पर लिखा हुआ मिल जाए, जहां पर भी आइटिस लगा हुआ मिल जाए, इसका मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन यानी सूजन। क्या होता है? इन्फ्लेमेशन यानी सूजन। तो स्टमक के साथ साथ इंटेस्टाइन में भी अगर दिक्कत है तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रोएंटेराइटिस। ठीक है, आपके स्टमक और इंटेस्टाइन में अगर स्वेलिंग है, दिक्कत है, उसी को क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोएंटेराइटिस बोला जाता है। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन है, पल्मोनोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ। पल्मोनोलॉजी किसकी जो है इसमें स्टडी की जाती है? बोन्स की, माउथ की, लंग्स की, किडनी की? देखो मेरे भाई, अगर आपने ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाला पहला लेक्चर किया हुआ है तो उसमें हमने आपको बताया है, वहां पर पल्मोन किससे संबंधित होता है? पल्मोन लंग्स से संबंधित होता है, उस वाले चैप्टर में बताया है। और अगर ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आप बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको 2 क्लासेस मिलेंगी, जिसमें 4 चैप्टर हमने 5 चैप्टर कंप्लीट करवाए हैं, तो वो आप कंप्लीट कर सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, वहां पर आपको हमने सारी चीजें बताई है। फिर भी यहां पर देखते हैं कि पल्मोन का मतलब क्या होता है, किससे रिलेटेड होता है? मैंने बताया किससे? लंग से। अगर ये बात आपको नहीं पता थी, आप सुनिएगा, जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग हार्ट पढ़ रहे थे। हार्ट में क्या बताया था? 4 चैम्बर होते थे। हार्ट में कितने होते थे? 4 चैम्बर होते थे। सुनना मेरे भाई, और देखिए मेरा नाजुक और प्यारा दिल। ठीक है, ऐसे कुछ हार्ट होता था। इसमें एक चैम्बर ये है, एक चैम्बर ये है, नीचे ये चैम्बर 2 है। ठीक, यहां पर इधर साइड में अपना लंग्स भी बना देते हैं। ठीक, ये क्या है? ये लंग्स है। ठीक, ठीक है, क्या हो रहा था? नाम सुन, अभी देखो ये ऐसे ही चीजें आपको याद हो जाएंगी। कैसे याद होगी? यहां पर था कि जब हमारा राइट एट्रिया में ब्लड आता था, राइट एट्रिया से ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में आ जाता था। ठीक, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में आता था। फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड मेरे भाई किस में चला जाता था? राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है ये यहां से चला जाता था किसमें? लंग्स में जाता था। किसके लिए? प्योर होने के लिए, शुद्ध होने के लिए, ऑक्सीजन मिलने के लिए। ठीक है, ऑक्सीजन उसमें मिक्स हो जाए। तो ये जिसके थ्रू जाता था तो वो क्या होती थी? किसके थ्रू जा रहा था? आपने नाम सुना था पल्मोनरी आर्टरी, पीए से लिख देंगे, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जा रहा था। ठीक, फिर उसके बाद में जब मेरे भाई यहां पर ऑक्सीजन मिक्स हो जाती थी, इसमें ऑक्सीजन मिक्स हो जाती थी, तब ये लंग्स से जो है ब्लड, ये लंग्स से ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आता था? राइट जो है आपके लेफ्ट वाले एट्रिया में आता था। लेफ्ट एट्रिया में आने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता था। ठीक, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता था। ठीक है, तो ये जो थी, ये क्या थी? ये पल्मोनरी वेन थी। क्या थी? पल्मोनरी वेन थी, जिसके थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रिया में आ रहा था। ठीक है, यही तो बात थी। ये पूरा तुमने पढ़ा था कि पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। यहां से ही आपको समझ में आ गया होगा कि पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोन का मतलब किससे है? लंग से है। अब अगर इतनी बात हमने यहां पर समझी है तो यहां पर यह भी मेरे भाई समझ लो, क्योंकि यहां पर आपने देखा, मैंने बोला कि जो राइट वेंट्रिकल है इससे निकल रही है पल्मोनरी आर्टरी। कौन निकल रही है? पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है। चलो पूरा लिख देते हैं। पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है। पल्मोनरी आर्टरी में मैं क्या कह रहा हूं कि कैसा रक्त बह रहा है? देखिएगा, मैंने क्या कहा कि यहां पर डीऑक्सीजनेटेड होल बॉडी से ब्लड आया था, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी के थ्रू जा रहा है। लेकिन आपने ये तो सुना था कि भैया हर आर्टरी में आपको, मतलब मोस्ट ऑफ द आर्टरी में कैसा बहेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहेगा। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी होती है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। ठीक, एक तो ये बात याद हो गई आपको। अब दूसरा देखिए यहां पर क्या लिखा था। दूसरी मैंने बात लिखी थी पल्मोनरी वेन के लिए। पल्मोनरी वेन में हम क्या बता रहे हैं? पल्मोनरी वेन में हम ये कह रहे हैं कि अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया लंग्स में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया लंग्स में। अब ये पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रिया में आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन के थ्रू। वेन में तो आपने सुना है कि कैसा रक्त बहता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। लेकिन एक ऐसी पल्मोनरी वेन होती है जिसमें कैसा बह रहा होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक, कैसा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसका ऑप्शन जो है मेरे भाई सी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और किडनी अगर बात करें तो किडनी की स्टडी किसमें की जाती है? तो ये की जाती है नेफ्रोलॉजी में, इसको कहते हैं नेफ्रोलॉजी। ये हो गया किडनी आपकी, इसको बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। बोन्स जो है, स्टडी ऑफ बोन्स किसको कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी को बोलते हैं। किसको? ऑस्टियोलॉजी को। अब मेरे भाई देखो, एक क्वेश्चन था, एक मैंने ये बता दिया। दूसरा क्वेश्चन आपका ये हो गया किडनी।
तीसरा क्वेश्चन आपका हो गया राइट, ये जो आर्टरी है ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड, यानी एक क्वेश्चन से आपके 5 क्वेश्चन क्लियर हो गए। ठीक, ऐसे आपके देखोगे हर क्वेश्चन में आपको चीजें मिलेंगी। ये मैं एक क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं। गैस्ट्रिक डिजीज आई थी वो हमने बताया, गैस्ट्रिक से निकलने वाले जूस बता दिए, जूस में डाइजेशन भी बता दिया, पेप्सिन रेनिन का होता है, यहां पर फैट का डाइजेशन गैस्ट्रिक लाइपेज करता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी बता दिया। हर एक क्वेश्चन में आप देखोगे हमने 4 से 5 क्वेश्चन आपके कवर किए। इस तरीके से आपको यहां पर चीजें मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। हम कंप्लीट आपको सिलेबस करा देंगे, चाहे वो आपका बिहार हो, चाहे वो आरआरबी हो, और चाहे आप डिप्लोमा कर रहे हो, चाहे कुछ भी हो। आपको कहीं भी बैच परचेज करने की जरूरत नहीं है, आपका पूरा सिलेबस यहां पर कंप्लीट करा देंगे, टेक्निकल भी और नॉन टेक्निकल भी। लेकिन नॉन टेक्निकल में थोड़ी दिक्कत आ रही है कि आप लोग क्लास करते ही नहीं है। रीजन ये है, देखो नॉन टेक्निकल क्लासेस वैसे तो मैं डेली करवा दूं, लेकिन आप लोग करते ही नहीं है। आप लोग क्लास करने की आदत हो गई है नॉन टेक्निकल की एग्जाम से 4 दिन पहले। लेकिन कोई बात नहीं, हम अल्टरनेट में क्लास को कराते रहेंगे, आप करें या ना करें। क्योंकि बात में है ये ना, जब पेपर होगा, जब पेपर हो जाएगा, जब आप देखेंगे कि अरे यार पढ़ लिया होता तो 2 नंबर हो जाते, सिलेक्शन हो जाता। अरे छोटे छोटे क्वेश्चन मेरे भाई पूछे जाते हैं, बोर्ड मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, 2 भाग 4 गुणा 3 प्लस 5, ये तो एक क्वेश्चन तय ही है। 16/5 गुणा 3/5 भाग 6/2। अरे एक क्वेश्चन तो कर लो सही, तो पढ़ लो उसको, क्लास को, क्या फायदा, 1 घंटे का तो समय तो जाएगा, उससे आपके 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अगर निकल गए तो आपका काम हो गया। ठीक है, तो टेक्निकल भी है और नॉन टेक्निकल दोनों की जिम्मेदारी अपनी है, मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आप भरोसा बना के रखिए, चीजों को यहां पर पढ़िए, और एक बात गांठ बांध लीजिए, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आपका आरआरबी आए, चाहे एमपी ग्रुप 5 आए, चाहे एमसीआरई आए, चाहे यूपी की एनएचएम आए, अभी यूपी ट्रिपल एससी भी आ रहा है, उसमें भी आप देखोगे, उसमें तो सिर्फ और सिर्फ आपका मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी यही पूछा जाएगा। तब भी वहां से भी आपकी मैथ रीजनिंग यूपी ट्रिपल एससी के लिए भी वो हो जाएगी। तब भी नहीं आप पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, यूपी में आप जानते हैं अच्छी खासी सैलरी मिलती है। ठीक है, लेकिन आप पे है भाई, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तो कोई भी एग्जाम हो, सारे आपको फॉर्म डालने हैं, और उसके साथ साथ आपको तैयारी जो यहां पर कराई जा रही है इनफ है आपके लिए। ठीक है, इनफ, पर्याप्त जिसको कहते हैं सभी एग्जाम्स के लिए। क्वेश्चन है रेड ब्लड सेल्स रिक्वायर डैश फॉर देयर सिंथेसिस। अब ये क्वेश्चन आप देखोगे तो 1 सेकंड में आपका हो जाएगा। 10 बार इस क्वेश्चन को हम करा चुके हैं अलग अलग फॉर्मेट में, कि जो रेड ब्लड सेल्स होता है उसके मानी फॉर्मेशन के लिए, उसके सिंथेसिस के लिए किसकी जो है रिक्वायरमेंट होती है, आयरन की होती है। ठीक, आयरन की होती है, यहां पर आयरन लिखा हुआ है, आप फटाक से इस क्वेश्चन को कर देंगे। अगर आपसे यही पूछें आयरन किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, हम आपको 2 ऑप्शन देते हैं। फेरिस में, फेरिक में और फेरस में। अब आप बताइए, देखो बहुत सारे लोग जब एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, वैसे तो याद रहता है। ठीक, हमने ये पूछा कि जो आयरन है हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट रहता है किस फॉर्म में, क्वेश्चन ही लिख देता हूं। ठीक, किस फॉर्म में रहते हैं, फेरिक फॉर्म में रहते हैं या फेरस फॉर्म में रहते हैं। वैसे याद रहता है, ठीक, वैसे याद रहता है, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं तब आप भूल जाते हैं। बहुत बार ये चीज मैंने सुनी, अरे ये गलत हो गया, कैसे गलत हो गया। अब देखो, अभी अगर मैं आपसे कहता यहां पर Fe+2 और Fe+3 अगर मैं लिखता, तब आप बता देते फटाक से। क्या कहते हैं कि जो हीमोग्लोबिन में आयरन प्रेजेंट होता है वो Fe+2 फॉर्मेट में होता है, ये आप बता देते। लेकिन फेरिक और फेरस में थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, आज के बाद नहीं होगी। ये क्या लिखा हुआ है, टू, टू अंग्रेजी में लिखो TWO, क्या लिखा, TWO। अब फेरिक और फेरस में देखो कहां पर O आ रहा है, फेरिक और फेरस में देखो कहां पर O आ रहा है, ये देखो मेरे भाई O आ रहा है, आ रहा है कि नहीं। तो जो फेरस होता है उसी को कहते हैं Fe+2, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 2। जो फेरिक होता है इसी को Fe+3, ये होता है Fe+3। 2 से याद रखेंगे, जो Fe+2 होता है 2, यहां पर होता है O, और यही देख लीजिए यहां पर क्या है O। ठीक, ऐसे कभी आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, फेरिक और फेरस क्या होता है, यहां से ये बात याद हो गई कि नहीं हो गई, बोलो मेरे भाई। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन है मायोग्लोबिन बाइंड टू डैश मोल ऑफ ऑक्सीजन पर मॉलिक्यूल। हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप देखो, हीमोग्लोबिन तो हर कोई पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, हीमोग्लोबिन आप पढ़ रहे हैं। हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है, शायद अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा, जो हीमोग्लोबिन है वो जो है बाइंड कर जाता है 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से। ठीक, ये मायोग्लोबिन क्या है, ये मायोग्लोबिन क्या बला है, समझो, पहली बार सुन रहे हो, लग तो रहा है हीमोग्लोबिन जैसा, लेकिन अगर हमारी क्लास की है तो हमने आपको बताया हुआ है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन हमने बताया हुआ है, ये कहां मेनली पाया जाता है, ये मसल सेल में आपको मिलेगा। ठीक है, फाउंड इन मसल सेल। ठीक है,
हार्ट में भी आप देखेंगे ये बाइंड कितना करता है, कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के, तो ये मेरे बाइंड कर सकता है सिर्फ और सिर्फ 1। ठीक, कितना, 1। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। मायोग्लोबिन बाइंड टू द 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन पर मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर मायोग्लोबिन का 1 मॉलिक्यूल है तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन ही बाइंड कर पाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है रीनल कैलकुलाई इज एसोसिएटेड विद। अब ये क्वेश्चन जो आप देखेंगे, अगर थोड़ा इसको सिंपली फॉर्म में लिखा होता तो आप इसको कर लेते। आपने देखा है कभी जो रिपोर्ट आती है इसकी अल्ट्रासाउंड की, उस पर यह बात लिखी है, कभी आपने जरूर देखा होगा कि ये बात उस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पर लिखी होती है जब किसी को एक प्रॉब्लम होती है तब। अभी नहीं बताएंगे, ठीक, अभी सुनो। तो आप उसको पढ़ते हैं तो ये बात आती है, लेकिन आप इतना गौर नहीं करते हैं, कहते लिखा होगा कुछ, क्या मतलब है इस चीज को जान के। अगर ये बात तब वहां आपने जान ली होती, ठीक है, तो आज ये क्वेश्चन आपका निकल गया होता। अगर क्वेश्चन भी नहीं निकला होता तो कम से कम यही समझ में आ जाता कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। रीनल कैलकुलाई जो होता है ये यहां पर सिंपली फॉर्म में कह देते हैं किडनी स्टोन। किसको कहते हैं? किडनी स्टोन को कहते हैं। ठीक है, जिस किसी को स्टोन हो जाती है, पथरी हो जाती है किडनी में, आपने देखा होगा वहीं ये लिखा रहता है रीनल कैलकुलाई, साइज लिखा रहता है इतने इतने की हो गई। ठीक है, तो ये क्या है रीनल कैलकुलाई, सिंपली फॉर्म में कहते हैं किडनी स्टोन को। अब ये कह रहे हैं एसोसिएटेड विद, किसके किसके साथ एसोसिएटेड है? प्यूरिन के साथ है, कैल्शियम के साथ है, फास्फेट के साथ में, या आल के साथ में। ठीक है, ऑप्शन देखो प्यूरिन्स क्या होता है। प्यूरिन्स क्या होता है? प्यूरिन्स जो होते हैं वो जो यूरिक एसिड आप जानते हैं, यूरिक एसिड के बाई प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, क्या है? यूरिक एसिड के बाई प्रोडक्ट होते हैं। और आपने ये सुना है कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो है किडनी में जमा हो जाते हैं, तो ठीक है भाई, तो ए ऑप्शन तो हो जाएगा, इसके द्वारा हो जाएंगे। कैल्शियम सुना है कि नहीं सुना है? कैल्शियम सुना है? कैल्शियम की वजह से कि भैया पथरी हो गई, इनको स्टोन, सुना है कि नहीं सुना है? सुना है, बिल्कुल, कैल्शियम की वजह से भी हो जाती है। फास्फेट भी आप जानते हैं कि कैल्शियम फास्फेट के क्रिस्टल, सुना है? कैल्शियम फास्फेट के क्रिस्टल, इनकी वजह से भी क्या होता है, किडनी में जो है स्टोन हो जाती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यानी कहेंगे तो तीनों ऑप्शन जो है आपके, ये तीनों चीजों की वजह से किडनी में पथरी हो सकती है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यहां से आगे चलिएगा। क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन सिंथेसिस रिक्वायर। जो हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस होती है, रिक्वायर यानी किसकी उसमें मदद लेनी पड़ती है? आयरन एंड कैल्शियम, आयरन एंड जिंक, आयरन एंड मैग्नीशियम, आयरन एंड कॉपर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर केवल और केवल आयरन अभी तक आता था, हर एग्जाम में आपने क्वेश्चन देखा होगा, सबने करा दिया होगा, आप जिसमें भी आयरन दिया रहता था आप टिक मार देते थे। भाई जब आपके सामने सिर्फ और सिर्फ आयरन आएगा आप टिक मार देंगे। अब देखिए आपके सामने कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को कर पाना इम्पॉसिबल है अगर आपको डायरेक्ट एज इट इज ये चीज नहीं पता है कि हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, किसकी और मदद जरूरत पड़ती है आयरन के साथ में। तो सुनो मेरे भाई, हीमोग्लोबिन के साथ में, हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस में आयरन के साथ में जो ये आप कॉपर देख रहे हैं, इसकी क्या होती है? इसकी मदद चाहिए होती है। क्यों? जो कॉपर होता है अपना, ये मेरे भाई आयरन एब्जॉर्प्शन में क्या करता है? हेल्प करता है। मतलब क्या है? आयरन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। कैसे? जैसे आपने डाइट ली, खाना खाया, ठीक, उसमें आयरन है, ठीक है, तो उसके एब्जॉर्प्शन में कौन मदद करता है? ये भैया कॉपर मदद करता है। ठीक, डाइट में आपके क्या है? आयरन है, तो आयरन के एब्जॉर्प्शन में कौन मदद करता है? कॉपर मदद करता है। और भी कॉपर क्या करता है? कॉपर एज ए कोफैक्टर काम करता है। किसमें? एज ए कोफैक्टर। जो आयरन मेटाबॉलिज्म की साइकिल होती है उसमें जो है एंजाइम्स यूज होते हैं, उनमें जो है कॉपर एज ए कोफैक्टर काम करता है। तो इसीलिए क्या है, हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस में आयरन के साथ साथ में कॉपर भी रोल निभाता है। डी ऑप्शन इसका मेरे भाई राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, यहां से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर होंगे और जो भी कंफ्यूजन है वो भी क्लियर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस का कौन सा इनमें से आपको बताना है सिम्टम्स नहीं है। उससे पहले तो मेरे भाई यहां पर देखो ये लिखा क्या है, लिखा है डायबिटीज इंसिपिडस। शायद से आपने इसको नहीं पढ़ा होगा, आपने तो ये पढ़ा है कि डायबिटीज मेलाइटस। क्या पढ़ा है? डायबिटीज मेलाइटस पढ़ा है। सुनो, डायबिटीज मेलाइटस। अब ये जो डायबिटीज मेलाइटस है ये क्या था? मेलाइटस, 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 मिठाई, मिठाई। क्या? मेलाइटस, मिठाई। इससे याद रखोगे जो डायबिटीज मेलाइटस है वो जो बीमारी है वो किसकी है? शुगर की है। किसकी है? शुगर की है। ठीक, समझे बात को?
किसकी है? शुगर की है। ये यहां से आपको बात समझ में आ गई। अब यहां पर देखो क्या है लिखा हुआ है, डायबिटीज इंसिपिडस। ये क्या है? डायबिटीज इंसिपिडस लिखा हुआ है। हमने एक हार्मोन की बात की थी कल आपसे, किसकी बात की थी? एडीएच की बात की थी, एडीएच की बात की थी। इसका दूसरा नाम भी हमने आपको बताया था, वैसोप्रेसिन इसको कहते थे। ठीक, क्या कहते थे? वैसोप्रेसिन भी कहते थे, बोलते थे। ठीक है, हमने एडीएच का फुल फॉर्म भी आपको बताया था, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या बताया था? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब एंटी डायूरेटिक हार्मोन हमने इसके काम क्या बताए थे? पहला तो इसका काम होता था, फंक्शन होता था, इस नाम से याद रखेंगे, वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन का मतलब होता था जो वेसल्स में क्या कर दे? कॉन्ट्रेक्शन करा दे, प्रेशर बढ़ा दे। तो यानी ये बीपी को इंक्रीज कर देता था। ठीक, बीपी को इंक्रीज कर देता है। ठीक, पहला काम वैसोप्रेसिन क्या करेगा? बीपी को इंक्रीज करा देगा। उसके अलावा और कैसे कराएगा? वैसो कॉन्ट्रेक्शन से। ये भी तो बात बता दी हमने, वेसल्स में क्या करा देगा? कॉन्ट्रेक्शन करा देगा। तो भैया क्या हो जाएगा? बीपी इंक्रीज हो जाएगा वैसो कॉन्ट्रेक्शन से। अब इसका दूसरा नाम देखो क्या लिखा हुआ है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एडीएच लिखा हुआ है। तो एडीएच क्या? एडीएच के नाम से हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि ये स्टिमुलेट करता है, क्या करता है? स्टिमुलेट करता है रीएब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी का मतलब विरोधी, डाई का मतलब दो बार। समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, एंटी का मतलब विरोधी, डाई का मतलब दो बार, यूरेटिक का मतलब समझ लीजिए यूरिन पास करना। मतलब क्या है? ये आपको बार बार यूरिन जाने के, ये यूरिन करने के, जो आपको ज्यादा बार यूरिन हो रही हो उसका ये विरोधी है। ठीक, जैसे आपकी बॉडी में बार बार यूरिन होने लगे, बार बार आपका यूरिन पास होने लगे, तो ये उसका विरोधी है। एंटी डायूरेटिक ये क्या करेगा? वाटर, पानी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करता रहेगा। ठीक, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो दो काम इसके आप समझ गए कि ये क्या करेगा? वैसो कॉन्ट्रैक्शन करा देगा, बीपी बढ़ा देगा। दूसरा स्टिमुलेट कर देगा, स्टिमुलेट कर देगा आपके रीएब्जॉर्प्शन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट में। ठीक, ये आप यहां से इसके बारे में समझ गए। आगे चलिएगा। अब यहां पर कह रहे हैं, यहां पर दिए हुए हैं इसकी जो है सिम्टम्स, पॉलीयूरिया, एक्सेसिव थ्रस्ट और फैटिग। ठीक, अब समझो, अगर इस एडीएच की, क्या समझोगे? अगर इस ये एडीएच की बॉडी में डिफिशियंसी हो जाए, कमी हो जाएगी, एडीएच की अगर कमी हो जाएगी तो ये क्या करेगा? वाटर एंड रीएब्जॉर्प्शन जो है इसमें क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ये ज्यादा कर नहीं पाएगा, तो आपको क्या होगा? होगा यूरिन पास होगा बार बार। ठीक, इंक्रीज हो जाएगा। भैया अगर एडीएच की कमी हो गई, बार बार आपका वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो जाएगा, तो वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो आपको बार बार यूरिन जाना पड़ेगा। तो जब बार बार आप यूरिन जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? पॉलीयूरिया हो जाएगा। जब आपकी बॉडी से यूरिन बार बार पास हो रहा है, यानी पानी बाहर निकल जा रहा है, तो आपको प्यास भी लगेगी, क्योंकि 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 भाई पानी की कमी हो रही है बॉडी में। जब ये सब काम आप बार बार कर रहे हैं, आपकी बॉडी से एक्सेस वाटर निकल जा रहा है, यानी आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो आपको थकान भी होगी। तो ये तीनों जो सिम्टम्स हैं, ये तीनों सिम्टम्स हैं यहां पर, ये एडीएच की कमी से, ये एडीएच की कमी से हो जाएंगे। ठीक, एडीएच की कमी से ये तीनों सिम्टम्स यहां पर हो जाएंगे। ठीक, सो करेंगे। इसके अलावा अगर यही एडीएच की कमी से लिखा हो डिहाइड्रेशन, हाँ बिल्कुल मेरे भाई, डिहाइड्रेशन भी काज हो सकता है। अगर यहां पर लिखा होता डिहाइड्रेशन तो ये भी कह देते। ठीक, ये हो गई। अभी और देखो, सुनो, यहां पर ये क्या बताया? एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वैसोप्रेसिन हमने बताया, और इससे जो है, इसके माल फंक्शन से डायबिटीज इंसिपिडस नाम की बीमारी हो जाएगी। अगर मेरे भाई ये डायबिटीज इंसिपिडस की जगह एक दूसरा नाम दिया होता, एक दूसरा नाम कौन सा दिया होता? इसको डायबिटीज इंसिपिडस को एक और नाम देते हैं, कहते हैं इसको डिंकर्स डिजीज। ठीक, पीने वालों की। ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप इसको रिलेट कर पाएंगे। अरे रिलेट तो आप सब कुछ कर लेते हैं। क्या कहेंगे? ड्रिंकर्स डिजीज। देखो समझो क्यों इसको ड्रिंकर्स डिजीज कहते हैं। इसलिए कहते हैं मेरे भाई, जो अल्कोहल होता है, कौन होता है? जो अल्कोहल होता है वो क्या करता है? जो अल्कोहल होता है, ठीक है, जो अल्कोहल होता है वो क्या कर देता है? एडीएच का इनहिबिट कर देता है। एडीएच को क्या कर देता है? इनहिबिट कर देता है। ठीक, जब एडीएच को इनहिबिट कर दिया इसने, तो इससे क्या होगा? इससे आप समझ रहे हैं कि बार बार यूरिन पास होगा। ठीक, बार बार यूरिन पास होगा, इसका मतलब पॉलीयूरिया हो गया।
और जब पॉलीयूरिया हो गया तो इससे क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और आपने देखा है जो भाई दारू पीते हैं अधिक मात्रा में उन्होंने पी ली, उसके बाद आप देखते हैं कि भैया पैंट पूरी गीली हो रखी है, कोई पता नहीं चलता है, बार बार उनका यूरिन पास होता रहता है और डिहाइड्रेशन हो जाता है। ठीक, यहां से ये बात भी आप जान गए कि डायबिटीज इंसिपिडस को ड्रिंकर्स डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि अल्कोहल क्या करता है, अल्कोहल एडीएच को इनहिबिट कर देता है। जब एडीएच इनहिबिट हो जाएगा मतलब एडीएच की कमी हो जाएगी तो क्या है, पॉलीयूरिया हो जाएगा, यानी बार बार यूरिन निकलेगा, और जब बार बार यूरिन हो जाएगा तो पानी की कमी हो जाएगी, इसको डिहाइड्रेशन बोलेंगे। एक और क्वेश्चन यहीं से बनता है, क्या बनता है कि ये जो एडीएच है, ये जो एडीएच है ये बनता कहां है, ये जो एडीएच हार्मोन है ये बनता कहां है। तो आप कहेंगे कि जो एडीएच है, कहां लिखें, ये जो एडीएच है ये प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस इन हाइपोथैलेमस। ठीक, एक एक लाइन यहां पर आपके लिए जो भी लिख रहे हैं मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, प्रोड्यूस इन हाइपोथैलेमस, मेरे भाई ऐसे तो कोई थ्योरी में भी नहीं पढ़ाता होगा, जो यहां हम ऑप्शन से आपको चीजों को बता रहे हैं, बहुत ही एकदम कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं, कुछ नहीं, एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको चीजें बताई जो एज इट इज आपके एग्जाम में छपेंगी। प्रोड्यूस कहां होता है, ये एडीएच हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होता है। और स्टोर की बात करें, स्टोर की बात करें तो ये स्टोर होता है पिट्यूटरी में। कहां, पिट्यूटरी में। ठीक, पिट्यूटरी ग्लैंड में। बनता कहां है, हाइपोथैलेमस में, और स्टोर कहां होता है, पिट्यूटरी में। और भी अगर आपसे पूछा जाए कि मेरे भाई ये हार्मोन पिट्यूटरी में किस पिट्यूटरी से निकलता है, एंटीरियर से या पोस्टीरियर से, हमने आपको बताया है पोस्टीरियर से सिर्फ और सिर्फ 2 हार्मोन निकलते हैं, और हमने आपको ट्रिक भी बताई है पीओवी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिर्फ और सिर्फ 2 हार्मोन निकलते हैं, एक तो ऑक्सीटोसिन और दूसरा वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं। अब इस क्वेश्चन में बताइए, जितनी बातें हमने बताई है एक एक बात, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, डायबिटीज मेलाइटस से आ जाए, ड्रिंकर डिजीज से आ जाए, पूरा हमने आपको समझा दिया क्यों इसको ड्रिंकर डिजीज कह रहे हैं, हमने आपको एंटी डायबिटिक हार्मोन का काम भी बता दिया, वैसोप्रेसिन बोलते हैं, कहां से निकलता है, कहां स्टोर होता है, सारा कुछ। आपको इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है, इस तरीके से आपको चीजों को पढ़ना है। आज आपकी क्लास 9 बजे मैथ्स की दूसरी क्लास होगी। पहली क्लास जो नंबर सिस्टम की हुई थी विशाल सर ने आपको कराई थी, आज दूसरी क्लास होगी। और बार बार जो देखो, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो रोज कमेंट करते हैं, ठीक है, कि सर दूसरी क्लास नहीं आई, मैथ्स की दूसरी क्लास नहीं आई, दूसरी करवा दीजिए। अभी आप देखेंगे उसको 1000 लोगों ने देख पाया, क्योंकि बात यह है मैथ्स आप नॉन टेक्निकल पढ़ना नहीं चाहते। आप नॉन टेक्निकल सोचते हैं कि हम 5 दिन में, 15 दिन पहले, 10 दिन पहले कर लेंगे, आपका हो जाएगा। लेकिन जब एग्जाम हो जाता है उसके बाद आपका बार बार कमेंट और मैसेज आता है नॉन टेक्निकल हुआ नहीं, दिक्कत हो गई। मेरे भाई आने वाले समय में आपको नॉन टेक्निकल ही सिलेक्शन दिला पाएगा, इस बात का वादा है, और आप इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि 60 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हर कोई पढ़ रहा है, हर कोई सही करके भी आ रहा है। और अदर एग्जाम्स में आप देखेंगे सब में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉन टेक्निकल से, अगर वो आप कर ले जाते हैं तभी आपका सिलेक्शन है, वरना नहीं है। जो हर कोई कर ले रहा है, जो भेड़ चाल में सब कोई चल रहा है, तो वो सारे क्वेश्चन सभी लोग सही कर रहे हैं ना 50 टेक्निकल से। जो 30 क्वेश्चंस कोई नहीं सही कर पा रहा है उसमें से आप 10 और 15 सही कीजिए तो आप सिलेक्शन पाएंगे। तो मेरे भाई नॉन टेक्निकल की क्लासेस जो हैं चलेगी आपकी, और वो हम करवाते रहेंगे। अब ऐसे अगर आप नहीं करेंगे तो क्या है, एक दिन बाद करवाएंगे, लेकिन हम कंप्लीट करवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, इसी यूट्यूब चैनल पर आपको करवा देंगे। वो भी थ्योरी करवा रहे हैं, ये नहीं कि आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस डायरेक्ट करवा रहे हैं, बेसिक से चीजें आपको करवाई जा रही हैं। आप नोट्स बना लीजिए, उनको आप बेसिक से क्लास को नोट्स कीजिए, और क्वेश्चन जो कराए गए हैं वही क्लास में कर लीजिए। उसके बाद जब आप एक बार ये कंप्लीट कर लें, देन आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। देन आपके जब एग्जाम आ जाए तो सभी एग्जाम्स का जो है नॉन टेक्निकल उठा लीजिए, पोर्शन कर लीजिए, 7-8 क्वेश्चन आप करके आ जाएंगे। मैथ्स में भी, रीजनिंग में भी आपका कम से कम ओवरऑल आप देखेंगे तो 15 क्वेश्चन आपका निकल जाएगा। क्या दिक्कत है। अभी हम लोग आरआरबी पैरामेडिकल का जो अभी वाला एग्जाम, आरआरबी जो है सुपरिंटेंडेंट वाला, और आरआरबी ये क्या कहते हैं असिस्टेंट का, लैब असिस्टेंट और सुपरिंटेंडेंट, दोनों का हम लोग एनालिसिस करेंगे, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीएस और आपका जो है टेक्निकल पोर्शन सारा कुछ 100 के 100 क्वेश्चन, जो भी 70 क्वेश्चन उसमें और 100 क्वेश्चन सारा कुछ उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को 9 बजे क्लास मिलेगी मैथ्स की, उसको आप जरूर कीजिएगा। ठीक है, आगे चलिएगा। डैश ऑफ द टोटल बॉडी वेट परसेंटेज ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एवरेज बॉडी। सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछ दिया है, कुछ आपको नहीं करना है। 60 से 70% आपको देखेंगे कि आपकी बॉडी में पानी अवेलेबल है, प्रेजेंट है। ठीक है, बी या सी ऑप्शन इसका क्या है, राइट है। कहीं भी आपसे पूछ दिया जाए कि पानी की मात्रा, तो आप 60 से 70% बता देंगे। क्यों, इसमें बॉडी में, टोटल बॉडी में। वैसे आप पूछेंगे तो 80 प्लस, ठीक है, अदर पूछा जाए तो 80 प्लस। जैसे प्लाज्मा में कह दें वाटर, तो आप बताएंगे 80-90%, ठीक है, वहां तो आपको 90-95 तक मिल जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन क्या है, राइट हो जाएगा। आगे चलिएगा, क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, न्यूरोलॉजी, हिस्टोलॉजी। अब ये क्वेश्चन देखो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझाएंगे। आपको हो सकता है आता हो सकता है नहीं आता हो, कोई दिक्कत नहीं। समझो,
स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, किसकी बात कर रहे हैं? स्ट्रक्चर की अगर स्टडी करनी है ऑफ ह्यूमन बॉडी तो उसको क्या कहेंगे? फिजियोलॉजी बोलेंगे, उसको एनाटॉमी बोलेंगे, उसको न्यूरोलॉजी बोलेंगे, उसको हिस्टोलॉजी बोलेंगे। ठीक, तो यहां पर ये चीज समझ लेते हैं। न्यूरोलॉजी स्टडी आप किसकी? न्यूरॉन्स की। या नर्वस सिस्टम की, ये भी बोल सकते हो, स्टडी आप नर्वस सिस्टम। ठीक है, आगे आओ। हिस्टोलॉजी कितनी बार पढ़ चुके हो? स्टडी ऑफ टिश्यू, पूरा पूरा जो है हिस्टोपैथोलॉजी मैंने कराया है, उसमें पहली लाइन ही यहीं से शुरुआत हुई है। जिसने मेरे भाई हिस्टोपैथोलॉजी की क्लास नहीं की है, 13,000 से अधिक बच्चे इसको कर चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन क्लास है, रिस्पांस देख के ही आप समझ सकते हैं कितनी उसमें मेहनत की गई है। बहुत ही बेहतरीन क्लास है, बहुत शानदार क्लास है। आप यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिएगा हिस्टोपैथोलॉजी बाय मनीष भाई पटेल, आपको वो क्लास मिल जाएगी। आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, या फिर आप इसी चैनल पर हैं तो आप उसको जो है प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, या फिर आप नीचे स्क्रॉल कीजिए, आपको मिल जाएगी। ठीक, उसको कीजिए जरूर। हिस्टोपैथोलॉजी की मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी तक थ्योरी की एक क्लास ली है। हिस्टोपैथोलॉजी बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस। साइटोलॉजी की मैं आपको बता दूं, क्लास तैयार हो चुकी है, पीपीटी पूरी तैयार हो चुकी है, बेहतरीन। अभी मैं एनालिसिस पहले करवाऊंगा आपको दोनों की, आरआरबी वाले की, इसके सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट वाला। उसके बाद आपकी जो क्लास लूंगा वो साइटोलॉजी की, और उसमें स्टेनिंग बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन होगी। मैं आपको बता रहा हूं, बीटीएससी आपका चाहे पेपर आ जाए, उसके बाद आपका यूपी ट्रिपल एससी वाला आ जाए, और एनएचएम की भी आने वाली है यूपी में, कोई भी वैकेंसी आ जाए, बेहतरीन तरीके से आप क्वेश्चन पेपर को करके आएंगे। जिम्मेदारी है मेरी ये, ठीक है, और मैं इसको पूरा करूंगा। ठीक, आइए, दो चीज यहां पर हमने समझ ली। आओ मेरे देखो भाई, ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जब हम आपको पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, तभी देखो एक हम अंग ले लेते हैं कोई। ये क्या है बताओ? कितना प्यारा आपका मैंने स्टमक बनाया है, पेट, आमाशय। ठीक, तो हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं इसमें दो चीजें। एक तो ये हमारा स्टमक, क्या क्या होता है इसमें, पहले तो यही पढ़ते हैं, कैसा दिखता है, क्या नहीं है, इसमें सब कुछ पढ़ते हैं इसके बारे में, स्टमक के बारे में। फिर ये काम कैसे करता है। ठीक, जैसे कोई भी चीज हो, एक्स वाई जेड कोई भी चीज हो, अब देखो सबसे पहले क्या है, जैसे ये मेरे पास रिमोट है। ठीक, अब ये रिमोट दिखता कैसा है? रिमोट ये दिखता कैसा है? फिर उसके बाद में, अच्छा इसमें सेल पड़ता है, इसमें जो है ये बटन होती है, ये हो गया। इसके बाद में हम देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। प्लस पे दबाएंगे तो अच्छा ये हो जाता है, माइनस ये होता है, इसके अंदर ये होता है, ये क्या है कि कैसे ये काम करता है उसको क्या, और ये जो बाहर से दिख रहा है, ये दो चीज हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, इसी तरीके से जैसे इसमें हम देखेंगे स्टमक में, तो स्टमक में क्या है, हम दो चीज देखते हैं। एक तो हम एनाटॉमी देखते हैं, एनाटॉमी, और दूसरा क्या देखते हैं, दूसरी हम लोग पढ़ते हैं फिजियोलॉजी। सुनो मेरे भाई, हर ऑर्गन का यही नियम है, हर ऑर्गन का पढ़ने का यही नियम है, और यही करते हैं हम लोग। एनाटॉमी का मतलब है उसकी संरचना कैसी है, क्या है, उसकी संरचना कैसी है। फिजियोलॉजी का मतलब है वो कार्य कैसे करता है, क्या मतलब है, वो कार्य कैसे करता है, कारकी के बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोग स्टमक के बारे में देख रहे हैं यहां पर। ठीक, स्टमक के बारे में समझ लेंगे, अभी तुरंत हमको ये चीजें समझ में आ जाएंगी कि एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है। अब देखो, एनाटॉमी में ये कह रहे हैं जो हमारा स्टमक है वो जे शेप का होता है। कैसा होता है? जे शेप का होता है। मेनली 3 पार्ट होते हैं, वैसे 4 पार्ट में भी डिवाइड करते हैं पार्ट। ठीक, कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक और बॉडी, ये पार्ट भी होते हैं। ठीक, ये हमने देखा। ये जो सारा कुछ इसका देख रहे हैं, ये क्या है, एनाटॉमी है इसकी, क्या है, एनाटॉमी है। फिजियोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? फिजियोलॉजी में हमने बताया कि जो है कारकी देखेंगे। क्या कारकी देखेंगे? कि स्टमक के अंदर डाइजेशन होता है। ठीक, किसका डाइजेशन होता है? फैट का डाइजेशन होता है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है। ठीक, किसका होता है? फैट का और प्रोटीन का। प्रोटीन का डाइजेशन पेप्सिन और रेनिन होते हैं। कौन करते हैं? पेप्सिन और रेनिन। और फैट के लिए पीछे हमने बताया गैस्ट्रिक लाइपेज होता है। ठीक है, लाइपेज होता है। तो ये सारा कुछ, ये जो चीजें हैं कि डाइजेशन कैसे हो रहा है, ये सब कुछ फिजियोलॉजी में आता है, कारकी में आता है। एनाटॉमी में ये चीजें आती हैं कि कैसा दिखता है। बात आप समझ गए? किसकी बात की थी? स्ट्रक्चर की बात की थी। तो स्ट्रक्चर किस में आएगा? स्ट्रक्चर एनाटॉमी में, संरचना या स्ट्रक्चर किस में आएगा? वो एनाटॉमी में आएगा। तो फिजियोलॉजी क्या होता है? फिजियोलॉजी होती है कारकी, और एनाटॉमी क्या होती है? संरचना। क्या होती है एनाटॉमी को? संरचना कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, समझे? बात को समझ पाए?
इस तरीके से आपको चीजों को पढ़ना है, कभी नहीं भूलोगे यार एनाटॉमी क्या होता है, फिजियोलॉजी क्या होती है। ठीक, आगे चलो। आगे क्वेश्चन है द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज। अपने आप से क्वेश्चन नहीं रखा है, पूछा हुआ क्वेश्चन है 2019 का। जो सेल होती है वो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। सबसे पहले सेल का फॉर्मेशन होता है। सेल के बाद में क्या होता है, जब कई सारी सेल आपस में मिल जाती हैं तो टिश्यू होता है। टिश्यू से टिश्यू सिस्टम बनता है। और जब कई सारे टिश्यू मिल जाते हैं तो आर्गन बन जाता है। जब आर्गन कई सारे मिल जाते हैं तो आर्गन सिस्टम बनता है। और इस आर्गन सिस्टम से बॉडी बन जाती है। ठीक, तो ऐसे जो है फॉर्मेशन होता है कंप्लीट बॉडी का। ठीक है, ये चीज होती है। बी ऑप्शन इसका राइट है। आगे चलिएगा। द सेल्स हेरिडिटी यूनिट आर कॉल्ड। ये क्वेश्चन में क्या है, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं और ए ऑप्शन लगा के चले जाते हैं कि डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल होता है, ए ऑप्शन राइट लगा देते हैं। यही गलती हो जाती है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। जैसे जो है क्या पूछा है, सेल्स हेरिडिटी यूनिट आर कॉल्ड, एक यूनिट की बात कर रहे हैं। तो यूनिट क्या होती है, जब आप लोग डीएनए पढ़ते हैं, ठीक, डीएनए पढ़ते हैं उसमें क्या देखते हैं, उस डीएनए में जो है आप एक चीज सुने होंगे, जीन। जीन सुना है, जीन सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है। जैसे इतना पार्ट, ये जो है इतना पार्ट, इसको क्या कहते हैं, जीन मान लीजिए। ये इतना पार्ट जीन है और ये जीन होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर बात को समझ गए यहां से, तो इसका सी ऑप्शन मेरे भाई राइट हो जाएगा, जीन। जीन मैंने बताया है, समझ गए आपको। डीएनए तो पूरा होता है कंप्लीट। अगर ये जो छोटा सा सेगमेंट होता है डीएनए का, छोटा सा पार्ट जिसको आप मानेंगे, जो एक सिंगल स्पेसिफिक ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को जीन कहते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन यहां से राइट हो जाएगा, फॉर स्पेसिफिक ट्रेट। ठीक, आगे चलिएगा। क्वेश्चन है द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज। आहा, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी कौन सा है, सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है आपको बताना है। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ब्रेन, स्टमक, लंग्स, स्किन, कौन सा है। तो मेरे भाई इसका डी ऑप्शन राइट है। स्किन पूरी होल बॉडी पे पाई जा रही है, इसको क्या है, यही लार्जेस्ट ऑर्गन है। अब बताओ, लार्जेस्ट ये पूछ दिया गया है, तो ये भी अगली बार आ सकता है। लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है, सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है, ये भी बताइए आप हमें। लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है, तो जो मेरे भाई नर्व सेल होती है, नर्व सेल, वो क्या होती है, लॉन्गेस्ट सेल होती है। नर्व सेल कौन देखी नहीं है, ये पूरा ऐसे 9th हाई स्कूल सब पढ़ते हुए चले जाए हो, डेंड्राइट एक्सॉन, ये सब। ठीक, ये क्या होती है, ये नर्व सेल होती है। ठीक है, अब लॉन्गेस्ट सेल बता दी, तो भैया लार्जेस्ट सेल बता दो। लॉन्गेस्ट पढ़ लिया तो लार्जेस्ट सेल भी पता होनी चाहिए। लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है बताओगे, लार्जेस्ट सेल होती है ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, ऑस्ट्रिच, शतुरमुर्ग, वो क्या है, लार्जेस्ट सेल है। ठीक है, लार्जेस्ट सेल है। अब स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, देखो सब पढ़ो। एक क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड आ गया है तो उससे अगली बार जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अपनी अप्रोच से उतने सारे क्वेश्चन कर लो। एग्जामिनर जहां तक सोच सकता है आप वहां तक सोचिए, समझ रहे हैं। पुलिस जो है चोर को पकड़ने के लिए, पुलिस जो है चोर जैसा सोचती है, तो अब एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन आप बना सकता है, तो आप वैसा सोचिए। एक क्वेश्चन आ चुका है तो इस तरीके से और सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, या उससे रिलेटेड जो भी आ सकते हैं आप उनके बारे में सोचे और उससे बारे सारी जानकारी आप उसको कलेक्ट कर लें। तभी इस तरीके से जो लोग पता है थ्योरी नहीं पढ़ते हैं, जो लोग थ्योरी नहीं पढ़ते हैं और आप देखेंगे कि सिर्फ कम मेहनत में उनका सिलेक्शन हो जाता है, उसका रीजन यही है। वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते करते ऐसे डाटा को कलेक्ट करते रहते हैं और धीरे धीरे, थ्योरी का मतलब ये नहीं कि डेली थ्योरी ही पढ़ रहे हैं, एक बार उन्होंने पढ़ी, रिवाइज किया, चीजें समझ गए, उसके बाद में ऐसे ये क्वेश्चन के जो डेली फॉर्मेट में करते रहते हैं उससे डेटा कलेक्ट करते रहते हैं और इस तरीके से उनकी तैयारी अच्छी होती चली जाती है। ठीक, तो ऐसे ही आपको तैयारी करनी है। स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो स्मॉलेस्ट सेल क्या है, माइकोप्लाज्मा, क्या है, माइकोप्लाज्मा। ठीक, डी ऑप्शन इसका राइट है। 3 क्वेश्चन यहां से एक और हो गए, आपको एक क्वेश्चन और बता दिया, यानी आपके यहां से कंफर्म होते हैं 4 क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ बोन प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी इज। क्वेश्चन आया हुआ है, अपने आप से नहीं रखा है। आप कहेंगे सर एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन करा देते हो, और ऐसे क्वेश्चन तो अब आते नहीं है, लेवल नहीं है, तो आप उठा के देख लेना जाके ESIC लैब असिस्टेंट 2019 का पेपर। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं, अगर आपके पास पेपर नहीं है तो टेलीग्राम पे अपलोड है, आप वहां पर भी देख सकते हैं। पूछा हुआ क्वेश्चन है एज इट इज, लेकिन अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये तो याद होगा कि
206 हड्डियां होती हैं। अगर ये क्वेश्चन आ गया है तो अब हम इसके बारे में और चीजें आपको यहां से इंफॉर्मेशन दे दें कि अब क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, हम यहां से आपको और इंफॉर्मेशन दे दें इस क्वेश्चन की, तो ये बेहतरीन होता है तरीका। तो वही हम यहां पर करने वाले हैं। आपको ये चीज तो रटी रटाई थी कि टोटल नंबर ऑफ बोन प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी कितनी होती है, 206। अभी आपने क्वेश्चन देखे होंगे कम से कम 2 या 3 ऐसे क्वेश्चन थे, हर कोई छोटा बच्चा भी उसको कर लेता। ये तरीका होता है एग्जामिनर के क्वेश्चन पूछने का। ऐसे ही हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चन एकदम टफ नहीं आते हैं, सारे एकदम हलवा नहीं आते हैं, इसी तरीके से मिक्सअप होती हैं चीजों की। ठीक है, 206 क्वेश्चन हड्डियां होती हैं। अब ये 206 हड्डियां हम आपको गिना देंगे। 206 हड्डियां किस तरीके से, देखो जो बोन्स होती हैं ये 2 पार्ट में आप लोग डिवाइड करेंगे। देखो डिटेल में पढ़ना है, ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी 2 क्लास कराई है, आप उन 2 क्लास में कर लीजिएगा, कंप्लीट मैराथन टाइप की है, उसमें सब कुछ बताया है, एक एक हड्डी ऐसे ऐसे गिन के बताई है मैंने। ठीक, अभी यहां पर बताएंगे, एक तो एक्जियल, और दूसरी होती है अपेंडिकुलर। ठीक, बोन्स को 2 उसमें बांटते हैं, एक्जियल और अपेंडिकुलर। क्या बांट रहे हैं ये देखिए, ये आपका एक्सरा निकाला, ठीक, आपकी बॉडी का एक्सरा निकाल रहे हैं, ये आपके हाथ हो गए, यहां पर ऐसे ऐसे आपका रिबकेज हो गया। ठीक, बस इतनी ही हड्डी होती है, ये एक्सरा निकाला है मैंने। अब कह रहा हूं मैं एक्जियल और अपेंडिकुलर। क्या बोला हूं मैं, एक्जियल और अपेंडिकुलर। तो एक्जियल में जो है ये लेंगे केवल। ठीक, ये क्या है, एक्सिस वाला। इस में जो जितनी भी क्या है, जितनी भी हड्डियां आएंगी इसको एक्जियल में रखेंगे, और ये जो बाहर जा रहे हैं आपके हाथ पैर और यहां पर बोन होती है, कॉक्जल बोन और ये शोल्डर, ये सब अभी वो बताते हैं, वो अपेंडिकुलर में जाएंगे। ठीक, क्या मैंने कहा, एक्जियल और किस में बांटते हैं, अपेंडिकुलर में बांटते हैं। एक्जियल का मतलब ये हमारा हेड हो गया, नेक वाली हो गई, पीछे मेरुरज्जु हो गई, रिप्स हो गई, ये सब किसमें है, एक एक्सिस में है, इनको एक्जियल कहेंगे। और ये जो हाथ देख रहे हैं, ये दोनों हाथ देख रहे हैं, पैर देख रहे हैं, पीछे ये जो हमारी स्कैपुला और क्लेविकल हो गई, ये सब किस में आएंगे, ये अपेंडिकुलर में आएंगे। पहले एक्जियल पे आओ। एक्जियल में हम लोग क्या है, सबसे पहले क्या है, अपना ब्रेन है, सिर है दिख रहा, यानी स्कल है। ठीक, स्कल, स्कल के बाद में, स्कल में आप देखोगे कितनी हड्डियां होती है, स्कल में 28 होती हैं। कितनी होती हैं, 28 होती हैं। फेस में 14 होती हैं। कितनी होती है फेस में, फेस में 14 होती हैं। उसके बाद में इसमें देखोगे ब्रेन में, ये जो होता है कपाल, फेस में 14, ब्रेन में 8, और उसके बाद में 14 8 कितनी हो गई, 22। और 6 हमारी कान में हड्डियां होती हैं। कितनी, 6 कान में होती हैं, 3 इधर 3 इधर। मेलिकस, इनकस और स्टेपीज, सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज, तो 3 इधर कान में होती है, इनको ईयर ऑसिल्स बोलते हैं। मिला के टोटल कितनी हो गई, 6। टोटल कितनी हो गई, 28। स्कल में कितनी हो गई, 28। उसके बाद एक आती है हाइयाइड बोन। ठीक, हाइयाइड बोन एक होती है सिंगल। ठीक, उसके बाद में अपना स्कल हो गया, हाइयाइड हो गई। उसके बाद में आप आइए किसमें, सर्वाइकल में, ये आपकी जो है मेरुरज्जु हो गई। ठीक, मेरुरज्जु में इसमें कितनी होती हैं, स्पाइनल कार्ड में कितनी होती हैं, और ये आपकी रिप्स हो गई, और आपका क्या होता है, ये आगे टाई जैसी संरचना होती है, इसको बोलते हैं स्टर्नम। ठीक, अब देखो हाइयाइड एक, स्पाइनल कार्ड में कितनी होती हैं, आप बच्चों में देखेंगे 33 होती हैं, उसके बाद में फ्यूज हो जाती हैं तो बचती हैं 26। कितनी होती हैं, 26 बचती हैं। ठीक, ठीक, रिप्स कितनी होती हैं, रिप्स होती हैं 24, 7 3 2। ठीक, ऐसे फॉर्मेट में होती है, 7 3 2, वो आगे पढ़ोगे, 7 3 10 2 12, 12 इधर 24। ठीक, 24 हो गई कौन सी, आपकी रिप्स। स्टर्नम होती है, ये जो टाई जैसी संरचना होती है स्टर्नम, जो आप बोन मैरो देखते हैं, स्टर्नम जो है बेस्ट साइट होती है, लेकिन जो है बहुत ही एक्सपर्ट या रेयर में जो है लिया जाता है यहाँ से सैंपल। स्टर्नम हमारी एक होती है, ये जो टाई जैसी संरचना होती है। अब जोड़ के देखो, जो एक्जियल होती है वो 80 होती है टोटल बोन। कितनी होती है, 80। जोड़ोगे यहाँ से 6 4 10 1 11 1 12 12 8 20, 2 हासिल लग गया, 2 2 4 2 6 2 8, 80 हो गई, 80 गिनवा दी। अपेंडिकुलर में आओ, अपेंडिकुलर में उपांग बताया तो हमने हाथ बताए, दोनों, दोनों हाथ में कितनी होती है, 30 इस हाथ में, 30 इस हाथ में, 60 हो गई। ठीक, कितनी हो गई, अपर लिम्स में कितनी है, 60, अपर लिम्स में 60, लोअर लिम्स में इसमें भी 60, कितनी, 60। ठीक, 60 60 120 हो गई।
60 120 हो गई। अब ये क्लेविकल एक होती है, ये स्कैपुला होती है एक, तो एक क्लेविकल एक स्कैपुला दो, और इधर भी क्लेविकल इधर भी स्कैपुला। अरे मेरे भाई फोटो देखी, ब्यूटी बोन इसको कहते हैं, समझ में आया? तो ये होती है कितनी, 4। ठीक, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं, इसको बोला जाता है पेक्टोरल गर्डिल, पेक्टोरल गर्डिल। दोनों को मिला के कितनी है इसमें, 4 है। ऐसे ही नीचे जब आप आओगे तो एक बोलते हैं पेल्विस गर्डिल, ठीक, उसमें 2 काक्जल बोन होती है, एक काक्जल बोन 2 काक्जल बोन इनसे मिलकर बना होता है, जिसको बोलते हैं पेल्विस गर्डिल। पेल्विस गर्डिल में देखोगे तो मैंने कितना बताया, पेल्विस गर्डिल में 2, ठीक, 2 बोन होती है। टोटल जोड़ो, टोटल जोड़ो, यहां से कितनी हुई, टोटल जोड़ो, 60 60 120 और 6 126, कितनी होती है एपेंडिकुलर में, 126। अब मेरे भाई दोनों को जोड़ लो, 80 और 126 कितनी होती हैं, 80 और 126 होती हैं 206। कितनी होती हैं, 206 याद करा दी। अभी तो सिर्फ इतना बताया है। अभी जैसे हम स्कल में बता गए आपको, फेस में 14, क्रेनियम में 8, आई में कितनी, सॉरी कान में कितनी, 3 इधर 3 इधर 6। इसके बाद हाथ में जो 60 बताई, एक एक ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस, सारा कुछ हमने जो है ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में बता रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से 206 हड्डियां यहां पर हमने एक्जियल और एपेंडिकुलर में बांट दी। हो सकता है अगली बार इतना ही पूछ दे कि एपेंडिकुलर में कितनी हड्डियां होती हैं, कितनी होती हैं, 80 126 206, और ये आपसे आ जाएगा। आप तुरंत ये कहेंगे कि अरे यार 206 तो वाला याद था, ये एपेंडिकुलर और एक्जियल क्या है। तो इस तरीके से आपको चीजों को करना है। अगर चिल्ड्रन में बात की जाए, बच्चों में बात की जाए, तो 300 के आसपास हड्डियां होती हैं, फिर वो धीरे धीरे क्या होती हैं, फ्यूज होती रहती हैं, 206 बचती हैं एडल्ट में। ठीक है, तो ये थे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको क्वेश्चन हल्के लग सकते हैं कि हाँ बहुत हल्के तरीके से क्वेश्चन है, लेकिन मेरे भाई एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मैं आपसे इतना चाहूंगा कि आप हमें एक बार कमेंट करके ये बताइएगा कि एक्सप्लेनेशन जिस तरीके से हम आपको करके दे रहे हैं, ऐसे जो चीजों को आपको बता रहे हैं, आपको चीजें याद हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल है। 100% आप आंख बंद करके भरोसा कीजिए, ये जो चीजें यहां पर बता रहे हैं आपको, आपके लिए 100% आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, वादा है मेरा आपसे। ठीक है, अब आपको इस तरीके से ये चीजें मिल रही हैं जो आप पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आप मोटिवेशन मेरा भी बढ़ाइएगा, चीजों को अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा इसकी जो पीडीएफ है, ये जो आप देख रहे हैं एकदम हैंड रिटन नोट जिसको कह देंगे, क्वेश्चन के साथ में एक्सप्लेनेशन, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ को क्लास के बाद डाउनलोड कीजिएगा, क्लास से पहले डाउनलोड नहीं होगी, क्लास जब आप कर लेंगे उसके बाद ही आप डाउनलोड कीजिएगा, हो जाएगी। फिर उसके बाद में आप इसको रिवीजन के तौर पे पढ़ सकते हैं। उसके अलावा मेरे भाई जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है, आरआरबी लैब सुपरिंटेंडेंट का जो 2025 का पेपर है, उसका एनालिसिस करेंगे। सभी बच्चे, चाहे वो अभी डिप्लोमा कर रहे हो, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मेरे भाई मैं 10 बार आपसे कह चुका हूं, पेपर आप कोई सा भी दें, जिस भी पेपर में लैब असिस्टेंट, लैब टेक्निकल का पेपर हो रहा हो, सारे एग्जाम्स का आप जो है पेपर का एनालिसिस करें। सारे एग्जाम सब में सेम आता है, कुछ डिफरेंट नहीं होता है। ठीक है, और पेपर की एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल पार्ट की नहीं होगी, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पोर्शन की यहां पर होगी, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीएस, और उसके साथ साथ जो आपका टेक्निकल पोर्शन आता है, यानी जितने क्वेश्चन आए हुए हैं सारे क्वेश्चन आपको यहां पर एनालिसिस कराई जाएगी। तब आप एक बार देखिएगा कि किस तरीके का पेपर रिसेंट में 2025 में आया है। तो सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी वो क्लास, शेयर जरूर कर दीजिएगा, सबको बता दीजिएगा भैया 9 बजे क्लास यहां पर चलती है आपके लिए, लैब टेक्निकल, लैब असिस्टेंट जो भी हैं सबको। ठीक है, तो शेयर कर दीजिएगा, ऐसे ही आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।